हाय दोस्तों, राधे राधे। आज हम अपनी आपकी क्लास को आदिकाल से पढ़ाने चल रहे हैं। इसमें पीजीटी के क्वेश्चनों को पढ़ाने चल रहे हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। पीजीटी का पेपर नज़दीक है। दोस्तों, आप सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, यहाँ से देखिए, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनुष्ठान का वर्णन है? पदावली में। राधा कृष्ण के प्रेम का अनुष्ठान का वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली भाषा में की है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है, जबकि मृगावती कुतुबन की तथा पद्मावत जैसी और मधुमालती मंजन की रचना है। विशल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख किया जाता है राजमती से। विशल देव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाल की रचना है। वीर गीत काव्य है। इसकी रचना 4 खंडों में है, जिसमें प्रथम खंड में राजमती तथा विशल देव का विवाह, द्वितीय खंड में विशल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान, तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन, चतुर्थ खंड में विशल देव द्वारा राजमती को उनके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावती स्त्री की पात्र है। चर्यापद के रचयिता हैं सरहप्पा। चर्यापद के रचयिता सरहप्पा हैं। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई, जिसके दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा कोश सरहप्पा द्वारा रचित है। पिय चित्तौड़ न आवहीं सावण पहिली तीज, जोवे बाट विरहणी, खीड़ खीड़ आवे खीज, संदेशो पीड़ सहिबा पाछो फिरी न दे, पंछी घायल पीज रे छूटो रो संदेश। उक्त पंक्ति किस रचनाकार की है दोस्तों? ये दोस्तों खुमार रासो की है। इसी में वही फिर से दिया है दोस्तों। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्टकेदार। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्टकेदार हैं। जगनीक परमाल रासो की है। श्रीधर राम रड़मल छंद की है। नरपति नाल विशल देव रासो की है। सिद्धों एवं योगियों की रचना के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचना का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं को कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों और अनुभूतियों, दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं। सिद्धों एवं योगियों की रचना में के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में नामक ग्रंथ में किया है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है दोस्तों। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 ईस्वी विक्रम संवत में माना जाता है। निम्नलिखित रचना है इनकी: कुमारपाल चरित्र, हेमचंद्र सूरी, हमीर रासो, सारंगधर, प्रबंध चिंतामणि, मेरतुंग। संदेश रासक के रचनाकार है अब्दुल रहमान। संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेंद्र रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक योगिनी के विरह की कथा वर्णित है। नरपति नाल ने विशल देव रासो नामक रासो ग्रंथ की रचना की। चंद्रवरदाई ने पृथ्वी रासो नामक ग्रंथ की रचना की। परमाल रासो आला खंड के रचनाकार जगनीक हैं। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बांग्ला भाषा में। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बांग्ला भाषा से प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है: शौर्य सर्वस्व सार कीर्ति लता पदावली में है। गंगा वाक्यावली कीर्ति पताका गोरक्ष विजय में है। भू परिक्रमा दान वाक्यावली विंभार सार लिखनावली दुर्भक्त तरंगणी। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को
जातीय कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। विद्यापति कृति कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। भल्ला हुआ जू मरिया बाहिड़ी हमारा कुंतु लज्जेंज तुम वयम सिंह आहू जय। मोबाइल में क्या हो गया, ये क्या हो जाता है मोबाइल में। ठीक हो जाओ जी, तो नहीं किसी दिखना बंद हो जाती है। अरे ठीक हो जाओ जी, कितना लेट करूँगी। भल्ला हुआ मारिया बहिड़ी हमारा कुंतु लज्जे जम तू वयम सिंहऊ जाई भाग्य घरु एतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है दोस्तों? ये हेमचंद की पंक्ति है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राजदरबार में रहते थे। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है। हेमचंद का यह व्याकरण सिद्धांत हेम नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृतिक और अभ्रंश तीनों का समावेश किया गया। हेम को प्राकृतिक का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद्र को कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृतिक व्याकरण, देशी नाममाला कोश तथा छंदो अनुशासन हेमचंद की महत्वपूर्ण रचना है। सारंगधर कृत सारंगधर पद्य संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृतिक काव्य लिखा है। कढ़प्पा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान सबसे बड़े कवि थे। कढ़प्पा के गुरु का नाम जलंधपा था। ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहासकार के लेखक ने किया है? रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में नामक इतिहास ग्रंथ में लिखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज को 1883 में इस नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। आदिकाल का नामकरण चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, बीजोफन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल संकेताय। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के इतिहास। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? आदिकाल से। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। अमीर खुसरो 1552 से 1325 का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ईश्वरी प्रसाद ने। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। इनके प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं: खालिक वारिया, पहेलिया, मुकेरिया, दो सुखने, गजल आदि। दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति। दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति हैं। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले में बिपसी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहू के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी थे। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ निम्न हैं: शौर्य, सर्वस्व, स्वसार और गंगा वाक्यावली। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली, गोरक्ष विजय नाट्य की रचना की है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवहट्ठ भाषा में रचित विद्यापति की प्रमुख रचना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने
निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति शौर्य शैव संप्रदाय के कवि थे। राजा लक्ष्मण सेन ने सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। पद्माकर रीतिकालीन कवि थे। प्रबोध पंचासा गंगा लहरी राम रसायन जैसे ग्रंथ की रचना की। भूषण ने शिवराजभूषण शिवा बावनी छत्रसाल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? यह रामकुमार वर्मा का है। विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के आध्यात्मिक संकेत बताते हैं, वैसे ही विद्यापति इस पदों को भी है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। निराला ने दोस्तों, और ये दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये परिभाषा बहुत आध्यात्मिक चश्मे वाला। और महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा लुइप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? सिद्ध साहित्य से संबंध है। सिद्ध साहित्य वज्रयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी जाती है, जिसमें सबरप्पा लुइप्पा डोइम्बा कुकुरिप्पा आदि है। सरहप्पा प्रथम सिद्ध कवि है। राहु संकृताय ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। इनमें महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुइप्पा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धाराएं भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? रासो काव्य धारा। रासो काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती। भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्य धाराएं मिलती है, जिसे दर्शन की दृष्टि से 2 प्रमुख भेद बांटे गए। निर्गुण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। रासो काव्य धारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित। इसमें अधिकतर वीर गाथाएं ही है, जो डिंगल भाषा में लिखी गई। प्रमुख रासोवंश के अंतर्गत चंद्रबरदाई कृत, पृथ्वीराज रासो कृत, परमाल रासो, नरपतिनाल कृत, विशल देव रासो आदि की गणना की जाती है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? राहु संकृताय का। सिद्ध सामंत युग की कविता की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वह हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। उक्त कथन महापंडित राहु संकृतायन का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस का दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की रचना प्रमुख दोहा, कोश एवं चर्यापद आदि 2 रूपों में प्राप्त है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, गुरु द्वारा संभव आदि भाषाओं में अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा का प्रयोग है। डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। माया मोह का खंडन और त्याग अवश्य। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उसे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्मा भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोट में अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के उद्देश्य की प्रतिस्थापन हेतु हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वान की उस मान्यता का, ये दोस्तों नहीं याद है, यह आएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि सिद्धों और योगियों की रचना
साहित्य की कोट में नहीं आती है और योग धारा काव्य और साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जाती है। इस संबंध में दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, इस संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरे ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासोभिषेक या स्थापना किसकी है? यह रामचंद्र शुक्ल की है। पृथ्वीराज रासोभिषेक उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सर्वप्रथम डॉक्टर वूलर ने 1857 ईस्वी में कश्मीर कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय 12 सर्गों में रचित संस्कृत महाकाव्य के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग बन गए हैं। अप्रमाणित मानने वाले विद्वान डॉक्टर वूलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास। अप्रमाणित कौन कौन मानता है दोस्तों? श्याम सुंदर दास, कर्नल टार्ग, मिश्रबंधु, मोहनलाल विष्णु लाल पांड्या। और अर्ध प्रमाणित कौन कौन मानता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा। इस ग्रंथ में ये अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है कि वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल का यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? यह विशल देव रासो के। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता ही है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता विशल देव रासो के संदर्भ में है। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में आदिकाल के प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य उपशीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं कि नरपति नाल कवि विग्रहराज चतुर विशल देव रासो का समकालीन था। कंचित यह राजकवि था। इसमें विशल देव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा गया है। जो वीर गीत के रूप में है। विशल देव रासो में 4 खंड है। नरपति नाल के विशल देव रासो में जैसे कि होना चाहिए था कि तो उक्त वीर है, राजा ही ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का इतिहास। इस प्रकार इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की, विशल देव रासो नरपति नाल की, खुमार रासो दलपत विजय की है, विजयपाल रासो नल्ल की है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। सिद्धनाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकते। सिद्धनाथों योगियों की रचना के विषय में यह मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सिद्धनाथों और योगियों की रचना तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, भीतरी चक्रों, अंतर्मुखी साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। उनकी उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेदिक आदि ने ग्रहण की। राउलवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है दोस्तों, और कौन सा सही है दोस्तों ये देख लीजिए पहले, उसके बाद देखिए। इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि ने माना है राउलवेल के। इसका मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू का है राउलवेला। इसमें राउलवेला नामक नायक और शौर्य वर्णन है, ये दोस्तों गलत है। राउलवेल के बारे में थोड़ा सा देखिए दोस्तों। यह 10वीं शताब्दी ईस्वी के कवि रोड़ा की रचना मानी जाती है, जिसमें सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भायाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाई थी। यह एक शिलांकित कृति है, जिस शिलाओं पर यह लिखी गई है कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले से प्राप्त हुई है और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रह में सुरक्षित रखी है। यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कृति है, गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है। इसकी नायिका राउलवेला, जिसमें नक्सिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है। इसमें 7 नायिका के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है। इतिहासकारों द्वारा
मान्य हिंदी का प्रथम कवि सुसंगत कीजिए। शिव सिंह सेंगर। सुसंगत है उसको आप लोग को दिखा रहे हैं, नहीं तो बहुत समय लगेगा। यदि मिश्र बंधु शिव सिंह सेंगर जो है पुष्पदंत पूर्ण पुष्प कवि हैं। डॉक्टर रामकुमार वरा स्वयंभू, डॉक्टर नागेंद्र राहु संकृतायन सरहप्पा, ये लोगों ने कहा है दोस्तों, ये बताया गया है। गणपत चंद्रगुप्त ने सालभेंद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान, जयदेव साहित्य, माता प्रसाद गुप्त, गोरखनाथ, चंद्रधर गुलेरी शर्मा ने राजमुंज। इसमें हिंदी के प्रथम कवि को स्वीकार करने में संबंध में इतिहासकारों के विविध मत हैं दोस्तों। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्रावकाचार्य दोस्तों देवसेन का है। नेमिनाथ रास सुमति गढ़ी का है। भारतेश्वर बाहुबली सालभद्र सूरी का है। ये रेवतांग, ये सही नहीं दोस्तों। इसमें से रेवतांग विजय सेन सूरी की रचना है। सरहप्पा से संबंधित कौन सा तत्व तो सही नहीं है सरहप्पा से? इसमें दोस्तों कौन सा सही है, पहले ये देखिए आप लोग। वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता थे सरहप्पा। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना थी। उन्होंने अंतर स्पर्धा साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाया है। और इसमें तीसरा सही नहीं है दोस्तों, सी वाला। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। ये दोस्तों सरहप्पा के बारे में सही नहीं है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमावंत महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्त पंक्ति किसके विषय में है? गोरखनाथ के है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमावंत महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्त गोरखनाथ के संबंध में। गोरखनाथ जगायो जो भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास की। सिद्ध संप्रदाय का विकास और परिवर्तन रूप ही नाथ संप्रदाय के नाथ एक एवं विशेष वेशभूषा धारण करते थे, जिसमें मेखल सिंगी, घुड़दी, खप्पड़, कर्ण मुद्रा, झोला आदि होते थे। यह कान छेद कर कुंडल पहनते थे, इसलिए कनफटा योगी कहलाते थे। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में गोरक्षनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहु संकृतायन ने 845 में माना है। गोरखनाथ की प्रमुख रचना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया, जिसमें निम्नलिखित है: अमनस्क योग, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष साहित्य, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग, हठ साहित्य। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वी रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? दोस्तों सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वान पृथ्वी रासों के लघुत्तम रूपाण को सर्वाधिक प्रमाणित या मूल रासों मानते हैं, जिसमें 1300 छंदों का उल्लेख है। माथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण 7000 छंदों को प्रमाणित माना है। बृहद रूपाण ने दोस्तों 1,06,306 छंद सर्वाधिक अप्रमाणित और सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण माना। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद्रवरदाई, इनका जन्म 1168 में हुआ था, लाहौर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वीराज रासों 59 के समय में विभाजित, जिसमें आदि पर्व समय, 10वां समय, 20वां समय, पद्मावत समय, 57वां समय, कायाकल्प, ये सब नहीं आएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों। 25 विशलदेव रासों के संपादक कर्ता इनमें से कौन है? माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद्र नहट्टा। विशलदेव रासों के संपादक कर्ता माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद्र नहट्टा थे। विशलदेव रासों 14वीं शताब्दी विक्रम के
रचना नरपतनाल है। यह सुप्रसिद्ध रचना 4 खंडों में है। प्रथम खंड में मालवा नरेश भोज परमाल की पुत्री राजमती के संभार नरेश विशलदेव विग्रहराज के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में विशलदेव के राजमती के, ये दोस्तों भी आगे हम लोग पढ़ा चुके हैं आप लोग को पहले ही खंड में। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है, इसमें कौन सा सही है, ये देखिए दोस्तों। उनकी पहेलियाँ मुकेरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध, सही है दोस्तों। इनकी रचना में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, ये भी सही। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की, ये भी सही। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, ये गलत है दोस्तों। दिए गए तत्व, अमीर खुसरो का जन्म 1253 में आधुनिक इटावा उत्तर प्रदेश के पटियाला गांव में माना जाता है। इनकी पहेलियाँ मुकेरियाँ और दो सुखने हिंदी की प्रसिद्ध, इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। ये तूतीय हिंद का तोता कहा जाता है। इन्हें सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं देती पहेलियाँ मुकेरियाँ दो सुखने गजल आदि हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति ने मैथिल कोकिल कहा है, पदावली के आधार पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पदावली की रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहा जाता है। विद्यापति की प्रमुख रचना लिखनावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गया पत्यलया, वर्णकृति, दुर्भंग, भक्ति तरंगिणी, गंगा वाक्यावली है। अवट्ट भाषा की रचना कीर्तिलता कीर्तिपताक। मैथिली भाषा की रचना पदावली गोरक्ष विजय है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर की अधूरी रचना है, जिसमें विद्यापति ने पूर्ण किया। कीर्तिलता कीर्तिपताका की पहली रचना मानी जाती है, जिन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंगी संवाद माना है। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है, जो एक गीत काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। इसी रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा। विद्यापति की अन्य उपाधियाँ अभिनव जयदेव, राजा शिव सिंह द्वारा प्रदत्त है। कवि शेखर, खेलन कवि, वयाह संधि के कवि, कंठाहार, दशावधान, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है। इसमें से हिंदी प्रदेश के पूर्वी भागों में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, ये दोस्तों सही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अभी अपनी क्लास को जो है बंद करते हैं दोस्तों। आप लोग हमारी क्लास को बताना कैसे लगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आप हमारे कमेंट बॉक्स नहीं करते आप लोग दोस्तों, कमेंट में कमेंट लिखिए। आप लोग को जो पढ़ना हो उसके बारे में बताइए। और पीजीटी की परीक्षा नज़दीक आ रही है दोस्तों, उसकी क्लास टीजीटी पीजीटी एलटी तीनों में काम देगी ये दोस्तों। हमारा सिलेबस ये तीनों उसी में का है हिंदी से। आप लोग इसे लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।